एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो RO 2025 में होना है, यानी कि 2023 का जो री एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई 2025 को होना है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं घटना चक्र से। ठीक है, तो आज ही आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। इसके पहले हमने ज्योग्राफी पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप ज़रूर देखें उन्हें। हमने अपने इसी चैनल पे जो कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक, उनकी भी सीरीज चलाई हुई है। 2 वीडियोज़ उसके भी आ गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें। चलिए देखेंगे आज का अपना क्वेश्चन। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी हिंदी के तो देखे ही हैं, दरअसल हिस्ट्री के देखे हुए हैं। तो हिस्ट्री के जो हमने 4 वीडियोस देखे हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। तो जो भी वीडियोस हैं सब आप क्रम से देखें, क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुल मिलाकर इतनी सी बात है, ठीक है। तो देखिए आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल देखेंगे, और भी कुछ चुटन मुटन टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए, कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। ऑप्शंस देखें, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये कहाँ पर है, किसके द्वारा लिखा गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। सबसे पहले ध्यान कि जो समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जाहिर सी बात है प्रयाग प्रशस्ति है तो प्रयाग में ही होगा ना। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में वो इसी जो है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से ही मिलती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था तो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक अर्थात सचिव थे हरिशेन। क्या थे? हरिशेन। तो ये हरिशेन है, इन्हीं के द्वारा ये जो अभिलेख है इसको लिखा गया था। ठीक है, जो एक इतिहासकार हैं कनिंघम, इनके द्वारा कहा गया कि ये लेख मूलतः जो है वो कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर के द्वारा इसको कौशाम्बी से मंगा करके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज का जो किला उन्होंने बनवाया हुआ था ना अकबर ने, वहाँ पे स्थापित करवाया गया। और इस पर आपको जहांगीर का एक लेख मिल जाएगा, रानी का अभिलेख भी मिलेगा, साथ में अशोक के द्वारा कौशाम्बी के जो महापात्र हैं उनको संघ भेद कि संघ में जो कि भेद हो रहा था, संघ में जो टूट फूट वगैरह हो रही थी ना, उसको रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। संधि विग्रहिक उनके हरिशेन के द्वारा इसको लिखा गया था। कनिंघम का मानना है कि ये मूलतः कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के द्वारा इसको कौशाम्बी से प्रयागराज के किले में लाया गया। और ना केवल यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अलावा आप देखें कि जहांगीर का एक लेख मिल जाता है, रानी का अभिलेख मिलेगा, और साथ में अशोक के द्वारा कौशाम्बी के जो महापात्र थे उनको संघ में जो विभेद हो रहा था उसको रोकने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि जहांगीर का अभिलेख मिलता है। किसके द्वारा इसको कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया था, तो ये हो जाएंगे हमारे अकबर। हालांकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, अगर आप किसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कह रहे हैं कि शक विजेता किसे माना जाता है। ऑप्शंस देखें, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो शक का विजेता यानी कि शकों को किनके द्वारा पराजित किया गया था यही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो शकों को पराजित किनके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। और इसके बाद ना इन्होंने एक उपाधि भी ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? शकारी। ये जो शकारी उपाधि है वो किसके द्वारा ली गई थी, तो शकारी उपाधि ली गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किस उपलक्ष्य में, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, एक और उपाधि आपको देखने को मिलती है शक्रादित्य। ठीक है, शक्रादित्य। मैंने NCERT में शक्रादित्य के बारे में पढ़ा था कि ये जो है जो स्कंदगुप्त हैं उनके द्वारा ली गई थी। कहीं और मैंने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ये उपाधि ली थी। हालांकि चूंकि NCERT ज़्यादा ही
मतलब एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, तो मैं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करूंगी भैया कि शक्रादित्य जो उपाधि है वो स्कंदगुप्त के द्वारा ली गई थी और किस उपलक्ष्य में ली गई थी, तो इन्होंने ना हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो शक्रादित्य ने हूणों को पराजित करके मतलब कि शक्रादित्य जो है स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके अपनी उपाधि ली थी, जबकि शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकारी नामक उपाधि ग्रहण की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा 2 पॉइंट्स थे, इन्हें आप देख लीजिए। यहाँ देखिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके इस उपाधि को धारण किया था। इस विजय के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका मतलब की उपाधि है विक्रमादित्य, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, पश्चिम भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त करके पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। अब रजत मतलब होता है चांदी, तो कौन से वो शासक थे, और वो भी गुप्तों में पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिनके द्वारा चांदी के सिक्के जारी करवाए गए थे, वो भी प्रथम शासक की बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो आपको पता ही है कि भैया चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे मतलब फेमस शासक थे, इन्हीं के द्वारा बहुत सारे काम भी किए गए हैं, तो उत्तर भी हो जाएगा अपना चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो रजत सिक्के अर्थात चांदी के जो सिक्के हैं इनको जारी करने वाले जो पहले गुप्त शासक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि है विक्रमादित्य, जिसको गुप्त काल में रुपया अर्थात रूपक भी कहा गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुसरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। अर्थात ये इन्हें जो प्रेरणा मिली थी, ये जो प्रेरित थे कहाँ से थे, तो भैया शकों की मुद्राओं से प्रेरित होकर के इन्होंने चांदी के रुपए को जो है जारी किया था, उसको क्या कहा जाता था, रूपयक या रूपक। कई बार पूछा गया है कि मतलब कि गुप्तों के टाइम पीरियड में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे, तो चांदी के सिक्के को रूपयक या रूपक कहा जाता था। जबकि आप देखेंगे अभी ये क्वेश्चन आएगा कि जो सोने के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे उन्हें कहा गया था दिनार। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है। तो कह रहे हैं कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, अर्थात गुप्तकालीन जो स्वर्ण की मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कारशापण, दूसरा दिनार, तीसरा है निष्क, चौथा है स्वर्ण। ये जो निष्क है ना, ये क्वेश्चन अपर प्रीलिम्स ने पूछा हुआ था 2022 में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि निष्क जो है वो किस चीज़ को कहा जाता था। वैसे ये एक आभूषण हुआ करता था। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि निष्क जो है वो कौन सा आभूषण था या क्या किससे रिलेटेड है ये। अगले तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे कि गुप्त जो है स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। अभी हमने चांदी वाली बता दिया, हालांकि ऊपर हमने बताया भी था कि सोने की जो मुद्रा थी उसको कहते थे दिनार। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। और देख लीजिए आरओ मेंस 2017 में पूछा गया, तो अब प्रीलिम्स में पूछे जाने की बारी है, पूछा ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये हमने आपको बता ही दिया। कह रहे हैं कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। जाहिर सी बात है, जो भी प्रशस्तियां हैं, जो भी अभिलेख हैं, वो किसी ना किसी शासक के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो आपको बताना है कि जो मंदसौर प्रशस्ति है ना, वो किस शासक की उपलब्धि से संबंधित है। ऑप्शंस देखें, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा अपना कुमारगुप्त प्रथम, अर्थात ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो मंदसौर प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड है। याद रखिएगा कि जो कुमारगुप्त प्रथम है ना, इनके समकालीन एक स्थानीय कवि थे, कौन, वत्स भट्ट। इनके द्वारा मालवा में मंदसौर प्रशस्ति जो है उसकी रचना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा कि वत्स भट्ट, नाम थोड़ा अजीब हो जाते हैं ना, तो वत्स भट्ट के द्वारा मंदसौर यानी कि मालवा में ये प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वत्स भट्ट के द्वारा। किसके मतलब किससे रिलेटेड है, तो कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड है। मंदसौर प्रशस्ति ना कुमारगुप्त प्रथम की जो उपलब्धियां हैं इनके बारे में हमें जानकारी देती है। इसी प्रशस्ति में आपको पता चलेगा कि तंतुवाय श्रेणी संगठन का जो मतलब वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ
सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित जो सूर्य भगवान की उपासना है ना, उसके बारे में भी हमें जानकारी इस मतलब यहाँ से मिल जाती है। और मतलब कि शिखर युक्त जो प्राचीन मंदिर है उनकी वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मतलब मंदसौर प्रशस्ति है ना, ये कई चीज़ों की वजह से महत्वपूर्ण है। सूर्य भगवान की उपासना से संबंधित यहाँ पे आपको क्या मिल जाते हैं, जानकारी मिल जाती है। साथ में किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वत्स भट्ट के द्वारा बनवाया गया है। कहाँ पे बनवाया गया है, तो मंदसौर में, जाहिर सी बात है मंदसौर है तो मंदसौर में। लेकिन इसके अलावा आप जाने रही ना कि हर जगह हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि कौन सा प्रॉपर स्थान है, तो याद रखिएगा कि मालवा में मंदसौर है, वहाँ पे बनवाया गया। ठीक है, तो उत्तर तो इसका डी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, तो वारंगल बड़ा जो है बहुत ही फेमस जगह है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, यहाँ के शासकों से क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो 3री शताब्दी में जो वारंगल है वो क्यों प्रसिद्ध था, ऑप्शंस देखें। तांबे के बर्तनों के लिए बिल्कुल नहीं, स्वर्ण आभूषणों के लिए बिल्कुल नहीं, लोहे के यंत्र उपकरण या फिर हाथी दांत के काम हेतु। उत्तर आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो 3री शताब्दी में जो वारंगल है वो लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। वारंगल में एक समुदाय या एक जनजाति रहा करती थी, अगरिया जनजाति। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लोहे के उपकरण या यंत्र जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि अगरिया जनजाति वहाँ पे रहा करती थी। अब देखिए ये योग के प्रवर्तक कौन थे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाला है। तो आर्यभट्ट, तो इन्होंने तो शून्य का जो है आविष्कार किया था। चरक तो मतलब कि इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, चरक संहिता। ठीक है, पतंजलि या फिर रामदेव, तो बाबा रामदेव। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, अर्थात पतंजलि। ठीक है, तो योग के प्रवर्तक कौन थे, तो योग के प्रवर्तक थे पतंजलि। यहाँ देखिए महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी जो क्रियाएं हैं इनका विवेचन हमें मिलता है, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था। इसीलिए इन्हें योग दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये जो दर्शन है ना, इनसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, जैसे योग दर्शन का हमसे पूछ ही लिया गया। मीमांसा के बारे में भी अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ ही रहे हैं। और भी जो दर्शन है उनके बारे में थोड़ा अपनी नज़र बना के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आगे आपको मिले भी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। ऑप्शंस देखें, कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या फिर जैमिनी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा अपना भैया डी वाला, अर्थात जैमिनी। ठीक है, तो मतलब कि जो मीमांसा है इसके प्रणेता कौन थे, तो इसके प्रणेता थे जैमिनी। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन कि मीमांसा दर्शन को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो है पूर्व मीमांसा और दूसरी है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रणेता थे बादरायण। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन खूब बनता है। एक साइड आपको दे देंगे, मतलब कि ये दर्शन दे देंगे, योग दर्शन और मतलब पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और एक साइड ये जो व्यक्ति हैं इनके नाम दे देंगे और आपको मैच करने के लिए बोल देंगे कि चलो मैच करो। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे ही। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भैया 2022 का जो अपर प्रीलिम्स हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखिए कब का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस आरओ 2017 के मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेंगे फिलहाल के लिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में क्या है, तो नाम दिए हुए हैं वल्लभाचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और शंकराचार्य या शंकर। दूसरे में क्या है कि पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद या अद्वैतवाद। फिर उसके बाद कूट दिया हुआ है, ये कूट आप पढ़ लीजिएगा खुद से।
तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको अगर ना भी पता हो तो ये जरूर पता होगा कि शंकर, जो शंकराचार्य थे ना, इनका था अद्वैतवाद। मतलब अगर इन सब में एक भी ना पता हो तो ये तो जरूर पता होना चाहिए कि शंकर का था अद्वैतवाद, अर्थात शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। ये तो लगभग सबको पता होता है, तो इसको मैच करिए, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है, अब देखिए डी का 4 कहाँ दिया हुआ है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। आप देखिए ऑप्शन सी वाला इसका उत्तर निकल के आ गया। तो कभी कभी इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे जो है एग्जाम में। तो इसका उत्तर तो हो गया सी वाला। चलिए मैच भी कर लेंगे। वल्लभाचार्य का भैया पुष्टि मार्ग था, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का था द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन सी वाला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब एक दूसरे के सामने ही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस देखें, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या फिर मिहिर भोज। तो मिहिर भोज, हर्षवर्धन ये सब नहीं होंगे, वत्सराज भी नहीं होगा। हाँ, उत्तर इसका जो है वो अपना पहला वाला हो जाएगा, यानी कि नागभट्ट प्रथम। ठीक है, पहला वाला विकल्प एकदम सही है। यहाँ पे देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अग्निकुल के जो राजपूत वंश के लोग थे ना, यानी कि अग्निकुल के राजपूतों का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वंश था वो था भैया अपना प्रतिहार वंश। और ये लोग चूंकि गुर्जर की शाखा से बिलोंग करते थे, यही कारण है कि इनको इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, कौन थे। तो नागभट्ट प्रथम थे, 730 से 756 इनका टाइम पीरियड है। जो ग्वालियर अभिलेख है ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नागभट्ट प्रथम हैं, इन्होंने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया था। और ये म्लेच्छ शासक कौन थे, तो भैया जो सिंध के अरब शासक थे ना, उन्हीं को इनके द्वारा ये म्लेच्छ कहा गया है। इस प्रकार आप देखिए कि नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है क्या, पहला वाला। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में या फिर वल्लभी और प्रयागराज में। तो भैया उत्तर क्या हो जाएगा, एक तो उनकी राजधानी कन्नौज और दूसरा प्रयागराज, अर्थात उत्तर हो जाएगा अपना पहला वाला, ए वाला। ठीक है, इससे क्वेश्चन ना एक बार पूछा गया था, किसके द्वारा मतलब कि इसको लीड किया गया था या किनके द्वारा इस सभा को संबोधित किया गया था। तो चलिए इसी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा कि अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय अर्थात बौद्ध धर्म, तो आपको पता होगा कि ना कि जो हमारा बौद्ध धर्म था वो 2 पंथों में डिवाइड हो गया था। एक पंथ था हमारा हीनयान और दूसरा था महायान। तो जो महायान शाखा थी ना, उसको जो है माना करते थे जो हर्षवर्धन थे वो। तो इनके द्वारा बता रहे हैं कि अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय, जो कि बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, उसकी उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए जो ये हर्षवर्धन थे या जिनको हर्ष कहा जाता है, इन्होंने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा को बुलवाया। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमण, सैनिक, राजपुरुष आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वेनशांग के द्वारा। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था। इस समारोह का नाम याद रखना है, मोक्ष परिषद या महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद या मोक्ष परिषद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि किस अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया और उसके बाद उन्होंने एक उपाधि ली थी शक्रादित्य। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा वो अभिलेख है जहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शंस देखें, भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर या फिर उदयगिरी। तो मंदसौर को भी हमने ऊपर देखा, इलाहाबाद वाला भी देख लिया, इन्हीं दोनों में से एक देखना है, भीतरी या फिर उदयगिरी। तो भैया पहला वाला विकल्प ठीक हो जाएगा, अर्थात भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, तो जो भीतरी स्तंभ लेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। तो ये अभिलेख कहाँ है, तो जो भीतरी स्तंभ लेख है भैया, ये गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर, इसके शैदपुर तहसील के भीतर है। ठीक है, गाजीपुर के शैदपुर तहसील के भीतर आपको मिल जाएगा कौन सा अभिलेख, तो भीतरी स्तंभ लेख।
और इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का जो पहला भारतीय आक्रमण था वो कब हुआ था, तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ने इनको भैया एकदम धूल चटा दी थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन भैया प्री 2021 में पूछा गया था, आरओ का जो इसके पहले एग्जाम हुआ था उसमें। तो अब देखिए इसमें ना जिस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं कोई भी ऑप्शन परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन हम फिर भी जान लेंगे कि एग्जैक्ट जो इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रॉन्ग आपको बताना है। एक साइड विदेशी यात्रियों के नाम दिए हैं और दूसरी साइड भारत भ्रमण वर्ष। आप देखेंगे कि जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना उसमें ये सारे पॉइंट्स करवाए गए हैं, मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। मैंने क्लास 6 से लेकर के 8 तक यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसको अपने इसी चैनल पर कंप्लीट कराई हुई है MCQ के फॉर्म में। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो, मतलब हिस्ट्री के लिए आप सोचें कि बहुत ही अच्छी बुक है क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी। आपका ना उससे बेस जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। चलिए, तो चूंकि ऐसा मतलब आप देखेंगे कि दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो परफेक्ट मैच नहीं है, इस वजह से इसका उत्तर छोड़ करके हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो फाहियान है इनके भारत भ्रमण का काल आप देख लीजिए कि 10 वर्ष यानी कि 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। और हाँ, अब जो है भैया क्या होगा, अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो डायरेक्ट ऐसे क्रोनोलॉजी में बन जाएगा। ये आपको वर्ष दे करके नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी आजकल ट्रेंडिंग है, एकदम ट्रेंडिंग वाला टॉपिक होता है ना कि ट्रेंडिंग में ये वाला क्वेश्चन है, तो ये एक तरह से ट्रेंडिंग में मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका है क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जबकि उसकी जो चीन से टोटल यात्रा की अवधि थी वो कितनी थी, तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। ठीक है, वेनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक, इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया था। ठीक, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रॉन्ग बताना है हमको। एक साइड राजवंश के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड सिक्के, मतलब कि कौन सी धातु के सिक्के उनके द्वारा जारी किए गए थे। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि कुषाणों ने सोने और तांबे के जो सिक्के हैं वो जारी किए, तो सही बात है। गुप्त काल ने जो है, गुप्तों ने क्या, स्वर्ण और रजत, अभी हमने देखा कि इन्होंने रजत में जो है रुपयक और मतलब कि स्वर्ण में दीनार जारी किया था, तो ये तो एकदम सही है। सातवाहनों ने कह रहे हैं कि स्वर्ण और सीसा, सातवाहन जो शासक थे ना भैया, इनके द्वारा सोने के सिक्के जारी करने के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। इन्होंने सीसा और पोटीन के जो सिक्के हैं वो जारी किए थे, तो यही वाला उत्तर इसका गलत हो जाएगा और सही उत्तर इसी को मान लीजिए। कलचुरी जो राजवंश के शासक थे उन्होंने स्वर्ण, रजत और तांबे तीनों के ही सिक्के जारी किए थे, तो उत्तर जो है वो तीसरा वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सातवाहन शासकों के द्वारा पोटीन और सीसे के सिक्के जारी किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नहीं, टोटल मुझे लगा था 15 क्वेश्चंस हैं, मैंने 14 क्वेश्चन ही रखे हुए थे, तो भैया ये सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल इतने क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए, ये थी अपनी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो समझ आए होंगे। आप ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं अर्थात जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में दोबारा से, ये उम्मीद मत ही करिएगा। ये उम्मीद करना तो वैसे ही मूर्खता होगी। हाँ, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखें, कुषाणों का जो है यहाँ पे मतलब कौन से सिक्के जारी किए ये पूछा गया, हो सकता है इनकी राजधानी पूछ लें, या इस वंश के संस्थापक कौन थे ये पूछ लें, या प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन थे ये पूछ लें। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा भी जाता है। अब जैसे ये वाला देखिए, विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष, इसमें ईयर दे करके पूछा गया है। अब आपसे जब भी पूछेंगे ना तो यही पूछ लेंगे, चलो क्रोनोलॉजी में लगाओ, कौन मतलब पहले आया कौन बाद में आया। तो इसी वजह से यही सारी चीज़ें पता रहें, यही कारण है कि हम लोग PYQs देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अब ये हो सकता है कि 4 स्तंभ दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा स्तंभ किससे रिलेटेड है, आप उसको मैच द फॉलोइंग में करो। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अब जो है बनेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।